नमस्कार, न्यूज आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। 4 मंत्री और शामिल किए गए हैं। 4 मंत्री जो शामिल किए गए हैं उनके नाम, जैसे कि पहले से ही आपको अंदाजा था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के ओपी राजभर इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी से पाला बदल करके सपा में शामिल हुए थे और सपा में शामिल होने के बाद जब सपा को बहुमत नहीं मिला तो पुनः पाला बदला इन्होंने और फिर एक जुगत बनाई और पुनः योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ओपी राजभर जो पीले ड्रेस में है, पीले गमछाधारी हैं, ये किस तरह से यहां पर आकर के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए हैं। ओपी राजभर, अगर ओपी राजभर की दूसरे जो हैं दारा सिंह चौहान ये भी हैं और इनको बीजेपी से विधायक हैं दारा सिंह चौहान का। और इनको मंत्रिमंडल में क्यों लिया गया है? 3% नोनिया समाज जो है, नोनिया वर्ग, इन पर इनकी काफी पकड़ है। लोकसभा चुनाव की तरफ अगर जो देखा जाए तो लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और इसी तरह से जातीय गणित उत्तर प्रदेश में ये बिठाया गया है। जो विस्तार हुआ है बहुत ही, एक तरह से कहा जा सकता है कि बड़ी ही बारीकी से विस्तार किया गया है। और अगर जो तीसरे मंत्री की बात की जाए तो ये हैं सुनील शर्मा जो है ये बीजेपी के साहिबाबाद से विधायक हैं और विधायक हैं। सुनील मिश्रा बीजेपी से विधायक हैं। ब्राह्मण समाज को साधने की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को साधने की ये कोशिश की गई है। अनिल कुमार इनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है। तो ये 4 मंत्री योगी के कैबिनेट विस्तार में जगह बनाए हैं। और क्या इनके आर्थिक समीकरण रहे हैं, क्या सामाजिक समीकरण हैं, क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इनके मंत्रिमंडल में शामिल होने से क्या फायदा बीजेपी को मिल सकता है, इस पर तमाम जानकारी के लिए हम जाना चाहेंगे अनूप मिश्रा के पास, जो हमारे लखनऊ संवाददाता हैं। लखनऊ संवाददाता हमारे अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप मिश्रा, आज कैबिनेट का विस्तार हुआ, योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ उत्तर प्रदेश में। एक तरह से यह कहा जा रहा है कि एक तरह से लोकसभा चुनाव से पहले विस्तार हुआ है, तो ऐसे भी लोगों के मन में यह होगा कि जरूर जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। तो 4 मंत्रियों का जो यहां पर 4 मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, 4 विधायक, तो इनको जो है किस तरह से देखा जा सकता है? इनका जातीय समीकरण क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश में क्या लाभ हो सकता है बीजेपी को? देवेंद्र जी, देखिए, ऐसा है कि योगी मंत्रिमंडल 2.0 का ये पहला मंत्रिमंडल का विस्तार, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक दलों के सहयोगी हैं। इसके साथ साथ में दारा चौहान जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, समाजवादी पार्टी में इस्तीफा देकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पश्चात उनको मऊ विधानसभा से लड़ाया गया, जहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उनको एमएलसी बनाया गया और एमएलसी बनाने जाने के बाद जो है उनको आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके बाद नाम आता है सुनील शर्मा जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश साहिबाबाद से आते हैं। सबसे अधिक वोटों पे जीतने वाले वो विधायक हैं। इसके बाद अनिल कुमार जो दलित नेता है, वो आपके आरएनडी से आते हैं। आरएनडी जो भारतीय जनता पार्टी का अभी नवीन जो है घटक दल है, सहयोगी है, वो वहां पर आता है। उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो इन चारों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसमें अगर जो जातिगत की बात की जाए तो जातिगत न करके इसको हम ये कह सकते हैं कि ये सहयोगी दल जो है उनको संतुष्ट करने का जो ये फार्मूला है। सुभाषपा जो बहुत पहले से, लंबे समय से ये मांग कर रही थी और इसी तर्ज पे उन्होंने ज्वाइन भी किया था एनडीए को, सहयोगी भी बने थे, उनको कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी
कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसमें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इसके बाद आता है दारा सिंह चौहान। तो दारा सिंह चौहान की अरविंद जी मैं बात करूं तो दारा सिंह चौहान तो मतलब वर्तमान में विधायक थे, और विधायक होने के बाद फिर वो जो है समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उसकी जो है प्रतिफल दिया कि वो भाजपा विधायक पद छोड़ने के बाद सपा में आए, भाजपा में आए, सपा छोड़ने के बाद फिर हार का सामना करना पड़ा, फिर उनको एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया। तो कह सकते हैं ये उनको एक हिसाब से तोहफा दिया गया। तीसरा नाम है रालोद। रालोद अभी नए नए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत अच्छी जो मजबूत स्थिति में लाने की जो कोई रखता है ताकत, वो आरएलडी रखता है। हालांकि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक सीटें मिली थी, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं कहीं उनको जो है लोकसभा में इस बार कांग्रेस का चूंकि गठबंधन भी है तो नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहले कह दिया कि अब की बार 400 पार, तो उसको कहीं न कहीं पाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए जो है सहयोगी दलों की आवश्यकता होती है, जिसमें आरएलडी सबसे फिट बैठता है। आरएलडी को दोनों फायदे हैं, और आरएलडी को सबसे बड़ा देवेंद्र जी फायदा यह है कि उनके जो है एक विधायक को कैबिनेट मंत्री पद मिल गया, दूसरा उनके दो लोकसभा में सीटें मिल गई, तीसरा आज नहीं तो कल उनको केंद्र में भी जो जगह मिल जाएगी मंत्रिमंडल में। तो कह सकते हैं कि आरएलडी के दोनों हाथों में लटक है। अब सुभाषपा को फायदा मिल गया तो कैबिनेट मंत्री हो गए, और कुछ न कुछ एक सीट जो है लोकसभा की उसको मिल जाएगी। और इसी तरीके से जो दारा सिंह चौहान है उनको भी प्रतिफल मिल गया। तो जातिगत आधार की बात अगर जो हम करते हैं, पहले तो ये हो गया सहयोगी दलों का आधार, अब आते हैं जातिगत आधार पर। जातिगत आधार की जब हम बात करते हैं तो जातिगत आधार पे लुनिया समाज जो 3 से 4% की जगह रखता है पूर्वांचल में, जिसमें गाजीपुर, आजमगढ़ और ठीक ठाक शामिल होता है, तो वो जातिगत सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि वहां पर एकमात्र नेता दारा सिंह चौहान माने जाते हैं। अब सुभाषपा में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर है, जो राजभर समाज से आते हैं, राजभर समाज की जी हम आपको रोकना चाहेंगे अनूप मिश्रा, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता एसएन गुड्डू जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एसएन गुड्डू साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, हमारी आवाज अभी उन तक नहीं पहुंच रही। अनूप मिश्रा जी, आप जातिगत समीकरण पर विशेष रूप से फोकस कर रहे थे, जी जारी रखिए। तो अब बात आती है कि जो है सुभाषपा की, तो 15 से 20 विधानसभा और करीब 10 लोकसभा सीटों पे सुभाषपा का ठीक ठाक प्रभाव है। ये कह सकते हैं कि वो निर्णायक भूमिका में आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जो एनडीए को 400 पार पाने के लिए सुभाषपा की जरूरत थी, और राजभर के भी इकलौते नेता माने जाते हैं ओम प्रकाश राजभर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी अनिल राजभर है, इसके अलावा और भी राजभर नेता है, लेकिन आज की डेट में जो आज की तारीख में बात की जाए तो आज की तारीख में कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर का कद सबसे बड़ा माना जाता है। इसके बाद अनिल कुमार जो दलित नेता भी है, अगर जो अखिलेश यादव का प्रिय फार्मूला है उसमें कहीं न कहीं आरएलडी के जयंत चौधरी ने अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री का शपथ दिलाकर उन्होंने पीडीए को भी कहीं न कहीं अपने पाले में लेने की पूरी कोशिश की है। आपको और चीज बता दें कि जयंत चौधरी का पहली बार पारिवारिक व्यक्ति जो है लोकसभा में नहीं खड़ा हो रहा है चुनाव में। तो ये देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी अपने जो सहयोगी हैं उनको जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब वो कहीं न कहीं उसको केंद्र में जगह मिली जाएगी। तो इस तरीके से जो ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने बिठाया है बहुत मजबूत समीकरण देखा जा सकता है, क्योंकि लगभग इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए इन्होंने लगभग अपने सभी घटक दलों को संतुष्ट कर दिया है, और संतुष्ट भी ठीक ठाक तरीके से किया है। अब स्थिति ये आती है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को, यदि इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई हो रही है उसमें आज के समय में वर्तमान जो परिवेश देखा जाता है, वर्तमान परिस्थिति में एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है, क्योंकि उधर की तरफ केवल जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आ रहा है, इसके बाद कोई नहीं आ रहा है। बाकी एक दो छोटे मोटे जो सपोर्टर हैं, सहयोगी हैं, जैसे केशव देव मौर्य वगैरह हैं, उनका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं माना जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही कह दिया है कि मैं
बगैर सशर्त जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन करता हूं, लेकिन अभी उनका कोई जो है टॉपलेट राजनीति में कोई भी वजूद नहीं है किसी भी मामले में। जी अनूप मिश्रा, हम थोड़ी देर के लिए रोकेंगे आपको। हमारे पास कुछ जरूरी तथ्य आंकड़े आए हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से उसे हम चलाना चाहेंगे। सुनील कुमार शर्मा जी का तीसरी बार ये विधायक बने, सीएम योगी की पसंद हैं सुनील। ये हम आपको बता दें, गिनती बड़े ब्राह्मण नेताओं में होती है इनकी गिनती। यूपी में करीब 10 से 12% ब्राह्मण आबादी है और उनके नेता हैं बड़े ब्राह्मण नेता। 10 से ज्यादा सीटों पर इनका सीधा असर है सुनील कुमार शर्मा जी का। अब दारा सिंह चौहान को देखते हैं। यूपी में एमएलसी, जनवरी 2024 से पूर्व कैबिनेट मंत्री यूपी के रह चुके हैं। ये जुलाई 2023 में वापस बीजेपी में शामिल हो गए। जनवरी 2022 में सपा में शामिल हुए थे दारा, और 2 बार आपको बता दें कि 2 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। पहली बार लोकसभा सांसद घोसी से बने और 2022 का विधानसभा चुनाव सपा प्रत्याशी के रूप में जीता था। हालांकि उसके बाद ये सितंबर 2023 में घोसी से उपचुनाव हार गए थे और उसके बाद इन्हें जो है एमएलसी बनाया गया। पिछड़े समाज में इनकी मजबूत पकड़ है। मऊ और आजमगढ़ में ये पैठ रखते हैं। तो ये था दारा सिंह चौहान का सियासी सफर, जो यूपी में एमएलसी हैं। और कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो ये 2 नेताओं का हमने सियासी समीकरण देखा, एक तो सुनील शर्मा का और दूसरा दारा सिंह चौहान का। जैसा कि हमें हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि ये सपा छोड़ करके बीजेपी में आए और फिर जो है उपचुनाव ये लड़े और उपचुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से इन्हें जो है एमएलसी बनाया गया जनवरी में। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो दारा सिंह चौहान के जो सियासी समीकरण हैं, एक बार फिर हम चाहेंगे कि अनूप मिश्रा जी, आप दारा सिंह चौहान को बीजेपी को क्या फायदा मिलता हुआ दिख रहा है कैबिनेट में लेने के बाद? क्या फायदा हुआ मिलता दिख रहा है? कितने प्रतिशत का फायदा हो सकता है? देखिए देवेंद्र जी, दारा सिंह चौहान की बात की जाए तो दारा सिंह चौहान आजमगढ़ मऊ, खास करके उनका जो मऊ विधानसभा है वहां पे एक ठीक ठाक पकड़ रखते हैं। करीब 3 से 4% वोट बैंक जो है दारा सिंह चौहान की लोनिया समाज के चौहान के नाम से जाना जाता है, दुनिया चौहान होते हैं तो उनको पकड़ रखते हैं। तो वो चूंकि इकलौते नेता है कि ये एक बड़ी बात होती है कि जो वो क्षेत्र जहाँ पे आजमगढ़ में और मऊ में, जहाँ पे आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर ये जो क्षेत्र है वहाँ भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर साबित होती है। तो उसको मजबूत करने की उन्होंने दारा सिंह चौहान का सहयोग लिया है, क्योंकि दारा सिंह चौहान का जो 3-4% वोट है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा दे सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, दारा सिंह चौहान की एक और है कि बात वो जमीनी नेता है, कई दलों में रहे हैं, साथ साथ में आपको राज्यसभा भी रहे हैं, आपने अभी बताया मंत्री भी रहे हैं। तो एक लंबा जो सियासी सफर रहा है उसका, इस लंबे सियासी सफर की वजह से वो बड़े नेता के रूप में पूर्वांचल में जाने जाते हैं। और लोगों की कह सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु, और जन्मदिन, मुंडन और शादी पार्टी में सभी दारा सिंह चौहान खड़े रहते हैं। ठीक, तो ये 2 दारा सिंह चौहान की जो छवि है, यही फायदा भारतीय जनता पार्टी को जो 3-4% वोट बैंक है वो दारा सिंह चौहान को मिलेगा, क्योंकि कहीं न कहीं। जी अनूप, हम आएंगे आपके पास। जो हमारे साथ एसएन गुड्डू जी, जो बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन गुड्डू जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। जी स्वागत है। जी एसएन गुड्डू जी, सवाल यहाँ पर दारा सिंह चौहान को लेकर हो रही है। सपा से बीजेपी ज्वाइन किए और फिर एमएलसी बनाया गया और अब उन्हें कैबिनेट में जगह मिल गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि 3% वोट अगर जो आजमगढ़ मऊ में अगर जो बढ़ जाता है, इनके आने से नुनिया समाज का जो वोट है वो बीजेपी में ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या स्थितियां सुधर जाएंगी? बिल्कुल सही। पहली बात तो यह है कि सभी मंत्रिमंडल के बनाए हुए मंत्री लोगों को बहुत बहुत बधाई जी, और तहे दिल से सबका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी गरीबों, पिछड़ों, मजलूमों के सबको लोगों को लेकर
चलने का प्रयास कर रही है और पूरे करती है। और उनको वो चुनाव हारने के बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में उनको एमएलसी बना के पुनः मंत्री बनाया गया कि अपने लोगों के बीच में वो कार्य करे। जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए इन्हें मंत्री बनाया गया कि अपने लोगों के बीच रह करके कुछ अच्छा खासा कार्य कर सके। हम अनूप मिश्रा के पास आना चाहेंगे। 3% वोट आप ये बता रहे नोनिया समाज का है और मऊ, आजमगढ़ मऊ में इनकी विशेष पकड़ है। अब मान लेते हैं कि नोनिया समाज का जो वोट है वो पूरी तरह से बीजेपी में ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या आपके नजरिए से आपका समीकरण क्या कहता है? वहां पर जो हम लोगों का निष्पक्ष मत होता है उसमें निष्पक्ष मत क्या कहता है कि 3% अगर जो वोट बैंक बीजेपी के बढ़ेंगे तो अच्छा खासी बढ़त होगी और अन्य पार्टियों को ये मात देने वाली बढ़त हो सकती है, या फिर इनके साथ दारा सिंह चौहान के साथ कुछ अदर कास्ट के वोट भी जुट जाएंगे? देखिए, ऐसा है, नोनिया समाज से जहां से आते हैं दारा सिंह चौहान, वहां जो मऊ विधानसभा है, मऊ विधानसभा में करीब 55,000 वोट जो है नोनिया समाज का आता है। ये मैं खाली जो आंकड़ा बता रहा हूँ आपका वो मऊ विधानसभा का। इसके बाद जो सराउंडिंग एरिया अगल बगल का पड़ता है, गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, कुछ वोट प्रतिशत वहां से भी आता है। तो ये 55,000 का वोट बैंक है, इसका तो डायरेक्ट फायदा जो है एनडीए गठबंधन को मिलेगा। इसके बाद जो अगले अगल बगल की विधानसभा लोकसभा सीटें हैं, जैसे आजमगढ़ हो गया, आजमगढ़ के गाजीपुर हो गया और अगल बगल जो है उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान को जो लेने का कारण रहा वो यही रहा है कि नोनिया समाज में इसके साथ साथ कुछ उसके अपने और व्यक्तिगत वोट बैंक हैं, जैसे अन्य बिरादरी में जो वोट बैंक है उसका भी फायदा कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। ये हमको ऐसा लग रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो कोई भी विधायक होता है उस विधायक को जो है खाली उस जात का वोट नहीं मिलता है, उसके साथ साथ उसके जात में भी उसकी पैठ होती है, तो उसका भी फायदा जो है जनता पार्टी को जरूर देखने को मिलता है। जी, यानी कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर जो अनिल राजभर को कैबिनेट में स्थान दिया गया है तो वास्तव में ये फायदेमंद साबित हो सकता है आने वाला लोकसभा चुनाव में। तो अब हम रुक करेंगे ओपी राजभर की बात हम थोड़ी सी कर लें। ओपी राजभर जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हैं, सुभाषपा से हैं। एसएन गुड्डू जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अगर जो विधानसभा चुनाव की अगर जो बात करें जो 2022 में जो हुआ था उसमें सपा के साथ थे और एक तरह से कह सकते हैं कि पानी पी पी करके कोस रहे थे बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को, मोदी को। गले लगाने के पीछे क्या राजनीति में तो ये सब कुछ संभव है, लेकिन गले लगाने के पीछे 2024 का जो चुनाव है उस गाली को भुला दिया, उस कोसने की बात को भुला दिया है, इसलिए गले लगाया गया है कि हाँ इनके साथ कुछ वोट बैंक हैं, कुछ सीटों पर 10 से 12 सीटों पर इनका प्रभाव है, राजभर के वोट बैंक है, इसलिए लगा लिया गया है। साथ साथ सहयोगी दलों का भी बहुत सम्मान करती है और चाहे अनुप्रिया पटेल जी रहे हो 2014 से समझौते में हैं और इनको भी संजय निषाद भी 2017 से समझौते में संतुष्ट करके लेकर चल रही है। ओपी राजभर जी से भी समझौता हुआ, कोई बात कहीं किसी को तकलीफ हो सकती है, कष्ट हो सकता है, अपनी बात कह सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी में सभी को कहने का अधिकार है। लोग अपनी बात, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी बात कह सकते हैं। और रही बात उनके राजभर की, तो राजभर का वोट तो पूरे प्रदेश। चलिए गुड्डू जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम रुक करेंगे, अपने संवाददाता अनूप मिश्रा के पास जाएंगे। अनूप मिश्रा जी, सवाल यहां पर अब जल्दी से ले लेते हैं सुनील शर्मा की। जहां तक अगर जो हम बात अभी कर रहे थे, ये एक ब्राह्मण वोट हैं और बड़े जातियों में यानी कि ब्राह्मण जातियों में इनकी काफी गहरी पैठ है और यह भी देखा गया है कि जो सुनील शर्मा हैं ये ब्राह्मण बिरादरी जैसे कि अगड़ी जातियों
के एक तरह से बड़े नेता माने जाते हैं। और आज अगर जो इन्हें कैबिनेट में स्थान दिया गया है तो ये कहीं भी ये कहा जा सकता है निर्विवाद रूप से कि यहां पर उच्च जातियों को खुश करने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश में अगर जो कहा जाए तो 10 से 12% जो संख्या है वो है ब्राह्मण बिरादरी की, और ब्राह्मण बिरादरी को बीजेपी नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर जो ब्राह्मण बिरादरी को बीजेपी नाराज करती है तो उसे 10 से 12% वोटों का जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता। तो इसलिए बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती है और लोकसभा चुनाव के दृष्टि से ब्राह्मण समुदाय के जो हैं शर्मा जी, इनको अपने कैबिनेट में स्थान दिया है। चंचल कुमार जी हमारे साथ जो सपा प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चंचल कुमार जी, सवाल यहां पर यह है कि आपकी पार्टी से आए, यानी कि दल बदल कर आए दारा सिंह आज मंत्री बन गए, कैबिनेट में जगह मिल गई, अच्छा तो नहीं लग रहा होगा? बधाई हो उन्हें जी। दारा सिंह चौहान जी जिस वजह से गए थे, मंत्री बनने के लिए गए थे, आज मंत्री बन गए। जनता ने उन्हें नकार दिया था, फिर भी बीजेपी के लोगों ने उन्हें मंत्री बनाया है, बधाई हो उन्हें। आज सवाल कई सारे महत्वपूर्ण हैं। आज सवाल ये है, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं संविधान रक्षक बनाम भक्षक। आदरणीय चौहान जी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो उपेक्षा की बात कह करके सपा ज्वाइन किए थे, आपको याद होगा जब मंत्री थे चुनाव के दौरान, वो जिन उपेक्षा की बात का जिक्र करके सपा ज्वाइन किए थे, क्या बीजेपी का चाल चरित चेहरा बदला है? आज तो उन्हें खुद अपनी अंतरात्मा, अपने जमीर को एक बार तो जरूर उन्हें धोखा देने का काम किया है। अब मंत्री बन गए हैं, आदरणीय राजभर जी भी मंत्री बन गए हैं। मैं ये उम्मीद जरूर करता हूं कम से कम पिछली बार की तरह, जैसे आदरणीय राजभर जी मंत्री थे बीजेपी में, अपने घर की रोड बनवाने के लिए खुद फावड़ा उठाना पड़ा था, तब भी अपने घर की रोड नहीं बनवा पाए थे, आपको याद होगा। तो अब ये मंत्री पद मिल गया है, अब देखिए क्या क्या बीजेपी इनके मतलब अधिकार क्या मिलते हैं। यहाँ तो बीजेपी में कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनका जो अपने, मैंने बताया तो आदरणीय राजभर जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया था कि अपने घर की रोड भी नहीं बनवा सकते। तो ऐसे मंत्रालय मिलने से, ऐसे मंत्री बनने की बधाई उन्हें, अपने समाज, अपने हक की बात न कह पावे और अपने समाज के लिए आवाज न उठा पावे। आदरणीय राजभर जी क्या जातिगत जनगणना की बात कर पाएंगे? आदरणीय राजभर जी क्या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के बारे में बात कर पाएंगे? अपने समाज के वसूलों सिद्धांतों को बेचने का काम आदरणीय राजभर जी ने खुद कहा करते थे कि बीजेपी में पिछड़ों का सम्मान वो है, बस केवल और केवल उन्हें अपमानित किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी का कम से कम कुछ भी रवैया बदला होगा। और ये भी समझिए, आदरणीय राजभर जी पिछले 8 महीने से वेटिंग थे और ऐन वक्त के आचार संहिता से चंद दिनों पहले उनको बनाया जा रहा है। अब कुछ कर पाते भी हैं कि नहीं, क्या उनको मंत्रालय भी विभाग बंट पाता है कि नहीं बंट पाता, या ऐसे ही मंत्री बन के निकल जाएगा 3-4 महीने और लोकसभा के बाद? 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर जी तो सपा के साथ ही थे, पानी पी पी करके बीजेपी को कोस रहे थे, लेकिन वो कोसना जो है जी वो कोसना अब वहां आकर के मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ टीस तो होगी ही, क्योंकि ये आपके साथ मिलकर के आए थे। लेकिन एक बात और देखा जा सकता है, देखिए थोड़ी सी कड़वी बात हम कह रहे हैं चंचल कुमार जी, दारा सिंह चौहान हुए और उसके बाद ओपी राजभर हुए, न दारा सिंह चौहान को आप रोक पाए, न ओपी राजभर के साथ चुनावी गठबंधन था और चुनाव ज्यों ही बीता वैसे ही लगा कि उसमें खटास आ गई। ऐसा क्यों हो गया? अरे भाई, मंत्री बनने के लिए आए थे वो दारा सिंह चौहान जी, सरकार नहीं बन पाई। वो तो हमेशा मौसम वैज्ञानिक हैं, वो मंत्री बनने के लिए जाते हैं। अभी क्या मोदी जी इस बात की गारंटी ले पाएंगे कि दारा सिंह चौहान जो है अगले 3 साल तक मंत्री रह पाएंगे, या फिर बीजेपी में रह पाएंगे, या फिर छोड़ के भाग जाएंगे? कौन जानता है।
चलिए, अब तो इन्होंने पिछले दरवाजे से उन्हें एमएलसी बना करके मंत्री बनाने का काम किया है। बीजेपी मंत्री तो उन्हें बना दी है, लेकिन उनकी हालत वही होगी जो आपने देखा था आदरणीय राजभर जी अपने समाज की लड़ाई नहीं, अपने घर का रोड नहीं बनवा पा रहे थे, उनकी एक भी अधिकारी, एक एसएचओ, एक अधिकारी सुनता नहीं था। मतलब तो तगमा दी है बीजेपी, आप ये कहना चाहते हैं कि तगमा दे दी है उनको मंत्री का, उनके कहने से कुछ होने जाने वाला नहीं, अधिकार नहीं होगा। तो बीजेपी नेता एस एन गुड्डू जी है ना मेरे, कुछ भी, और आदरणीय राजभर जी से ज्यादा कोई नहीं जानता है जी। तो एस एन गुड्डू जी इसका जवाब देंगे कि राजभर को सिर्फ तगमा दिया गया है मंत्री का। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को तो रोक नहीं पा रही है, और उनके पास कुछ कहने के लिए तो है नहीं। सिर्फ वो पुरानी बातों को, अपने मन के भड़ास को, अपनी चीजों को निकाल के और लोग और कुछ क्या कहेंगे। और ओपी राजभर जी ने यहाँ पे मंत्री बने हैं, कार्य करेंगे और सबकी बात सुनी जाती है, सबका साथ है, सबका विकास है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और सबका सम्मान कर रहे हैं। और मोदी जी की गारंटी है, पूरा देश विश्वास कर रहा है। अब इनको विश्वास नहीं है तो इनको विश्वास कैसे दिलाया जाएगा। मोदी जी की गारंटी पूरे देश की गारंटी, योगी जी की पूरा पूर्वांचल पिछड़ा हुआ राज्य स्टेट था, और हमारे यहाँ पूर्वांचल में क्या नहीं बना। एम्स बन गया, आजमगढ़ में हवाई अड्डा चालू हो गया, दुनिया भर की सड़कें चल गई। जी अपने मुझे जवाब ले लीजिए देवेंद्र भाई। इस राष्ट्र अभी सबको, चाहे वो जयंत चौधरी जी हो, उनके साथ ही समझौता हुआ, उनको भी मंत्री बनाया गया। तो सारे लोगों के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य लोग करेंगे, अपने अपने बिरादरी का। चलिए, अपनी अपनी बिरादरी का अपने अपने क्षेत्र में काम लोग करेंगे। चंचल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी चंचल जी। तब हमारे बीजेपी के साथी अभी गारंटी सबकी बात कर रहे थे जी। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, और देवेंद्र जी मैं एकदम ऐसी डिबेट करता हूं नेक टू नेक। आप सवालों का जवाब दिलवाइएगा क्योंकि आप एंकर हैं। इनसे मेरा सवाल यह है, मोदी जी की गारंटी के बारे में बोल रहे थे, 100 दिन के अंदर काला धन लाने की गारंटी थी प्रधानमंत्री जी की, वो 15-15 लाख लोगों को मिलने वाला था, वो जुमला साबित हो गया। और फिर 2 करोड़ रोजगार की हर साल की गारंटी थी, आदर्श गांव बनाने की गारंटी थी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की गारंटी थी, 2022 तक गंगा सफाई की बात थी, बहुत सारी गारंटी थी। मैं एक बात बताता हूं देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब आई तो जुमला हुआ, पहला जुमला आया। अब 2024 में गारंटी लेके आए हैं। मैं बता दूं कि 2014 में जब आए थे जुमला लेके आए, सत्ता में आए थे, और 2024 में गारंटी लेके आए हैं, और इसी गारंटी है कि वापस चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का झोला उठा के निकलने का वक्त आ रहा है। कारण बस ये है कि आज जो प्रधानमंत्री जी जो बातें कहते हैं, देखिए आदमी वो गारंटी उसी बात को देता है जब उसे लगता है कि जो है हमारी बातें पिछली बार गड़बड़ हुई हैं। बिल्कुल, हमारे पास समय कम है, हमारे पास समय जो भी कम वादे है, किए थे कम शब्दों में जल्दी से गुड्डू त्रिपाठी जी ये बता दें जी कि जल्दी से जवाब दे दीजिए गुड्डू साहब, जल्दी 15 से लाख की बात हो, किसानों के दोगुनी की बात हो, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मात्र 1 मिनट समय। आवाज थोड़ी स्लो आ रही है जी। गारंटी में मोदी जी की गारंटी ही देश की गारंटी है, और जो कहते हैं माननीय मोदी जी, योगी जी, वो सारे कार्य पूरे होते हैं। चाहे वो अनाज का हो, चाहे वो किसान निधि हो, चाहे बच्चों की निधि हो, जितनी भी चीजें सब, बच्चों की निधि सब अरे बच्चों के चलिए ठीक है। चलिए अनूप मिश्रा जी के पास आना चाहेंगे। अनूप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। एक अंतिम सवाल, जैसा कि चंचल कुमार जी ने कहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को सिर्फ तगमा दे रही है और कुछ काम कराने लायक नहीं रखेगी, यानी कि इनकी सुनी ही नहीं जाएगी। जी, ऐसा क्या ऐसा रिकॉर्ड है अनूप मिश्रा जी? सुनी जाती है जी जी अनूप मिश्रा, हम आप जी, हमारी आवाज आप तक जा रही है? तो इस तरह के आरोप सपा लगा रही है, इस तरह के सपा आरोप लगा रही है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, जो समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन्होंने पूर्व में जब विधानसभा चुनाव हुआ था
इसके बाद जब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उस टाइम पे उनके जो सुर बदले थे। इसके बाद जो उन्होंने बताया कि लगातार भी जो है आरोप प्रत्यारोप किए और वो खुद फावड़ा लेकर के जो है रोड बना रहे थे, तो ये घटनाएं हुई थी। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी में गए। समाजवादी पार्टी में जब गए तो उन्होंने पानी पी पी करके भारतीय जनता पार्टी को कोसा। अब तो वह पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में आ गए हैं। तो राजनीति में अब अवसरवादिता की राजनीति है, ना कि विचारधारा की राजनीति है। जहां जिसको फायदा मिल रहा है वहां वो पहुंच जा रहा है। तो उसी को देखते हुए और जो है जो राजनीतिक दल है वो भी कहीं ना कहीं उसी स्थिति में चल रहे हैं कि किस समाज को लेना है, किस जाति को लेना है, किससे कहाँ फायदा होने वाला है, किससे कहाँ फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने अनूप मिश्रा की। वास्तव में दोनों लोग अपना अपना फायदा देख करके गठजोड़ कर रहे हैं और ये फायदे का ही गठजोड़ है। और इसे कहा जा सकता है कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि यह विस्तार 400 पार के गणित को जोड़ने के लिए शायद किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जैसा नारा है 400 पार और अब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें जातिगत समीकरण को काफी ध्यान रखा गया है और 4 मंत्रियों को कैबिनेट में स्थान दिया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि उत्तर प्रदेश की 4 जातियों को साधने की कोशिश की गई है और ये देखना होगा कि वास्तव में कि यह समीकरण वास्तव में बीजेपी को कितना लाभ पहुंचाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।